है ना। हेलो बच्चों, बाबा बिंदेश्वरी क्लासेस में आपका स्वागत करते हैं। इसके पहले हमने क्लास 10th में 2 वीडियो देखे थे। इसमें पहले वीडियो में हमने देखा था जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन। जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन में मैंने आनुवंशिकता के बारे में बताया था। इसमें हमने मोनोहाइब्रिड क्रॉस, डाईहाइब्रिड क्रॉस के बारे में अध्ययन किया था। आज उसी से संबंधित हम मेंडल की नियम के बारे में अध्ययन करेंगे। लॉ ऑफ मेंडल। लॉ ऑफ मेंडल ने 3 नियम दिए थे। मेंडल ने 3 नियम दिए थे। एक संकर संकरण तथा द्विसंकर संकरण के फलस्वरूप उन्होंने 3 नियम दिए थे। पहला नियम लॉ ऑफ डोमिनेंस, प्रभाविता का नियम। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, पृथक्करण का नियम। लॉ ऑफ असॉर्टमेंट, स्वतंत्र व्यूहन का नियम। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लॉ ऑफ डोमिनेंस, प्रभाविता का नियम। प्रभाविता का नियम। प्रभाविता का नियम क्या होता है? प्रभाविता का नियम, इस नियम के अनुसार मेंडल ने एक जोड़ी शुद्ध लंबे पौधे लिए तथा एक जोड़ी शुद्ध बौने पौधे लिए, जिसका एक संकर संकरण में क्रॉस कराया तो संकर लंबे पौधे F1 पीढ़ी में प्राप्त हुए। F1 पीढ़ी में संकर लंबे पौधों का क्रॉस कराया तो F2 पीढ़ी में एक शुद्ध लंबे पौधे तथा 2 संकर लंबे पौधे तथा एक शुद्ध बौने पौधे प्राप्त हुए। इनमें से कैपिटल टी शुद्ध लंबा, स्मॉल टी शुद्ध बौना पौधा का एक संकर संकरण में क्रॉस कराया तो संकर लंबे पौधे कैपिटल टी स्मॉल टी संकर लंबे पौधे प्राप्त हुए। फिर इनका क्रॉस कराया, F1 पीढ़ी में प्राप्त क्रॉस कराया तो कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल टी, जिन्हें कैपिटल टी स्मॉल टी लिखते हैं, ता स्मॉल टी एक शुद्ध लंबा पौधा, 2 संकर लंबे पौधे था एक शुद्ध बौना पौधा प्राप्त हुआ। फिर उन्होंने देखा कि शुद्ध लंबे पौधे और संकर लंबे पौधे वाले जो पौधे हैं वह अपने को अधिक प्रदर्शित कर रहे हैं और अपने को अधिक प्रभावित कर रहे हैं, जिन्हें हम प्रभावी लक्षण कहते हैं तथा शुद्ध बौने अपने को बहुत कम प्रदर्शित कर रहे हैं, अपने को बहुत कम प्रभावित कर रहे हैं, जिन्हें अप्रभावी लक्षण कहते हैं। प्रभावी तथा अप्रभावी लक्षणों को प्रभावी तथा अप्रभावी लक्षणों को मुख्य रूप से प्रभाविता का नियम कहते हैं। उन्होंने एक जोड़ी शुद्ध लंबा पौधा लिया, प्रथम संकरण के फलस्वरूप एक जोड़ी शुद्ध लंबा पौधा लिया, एक जोड़ी शुद्ध बौना पौधा लिया, उनका क्रॉस कराया जनक पीढ़ी में तो संकर लंबे पौधे प्राप्त हुए। संकर लंबे पौधों का क्रॉस कराया तो F2 पीढ़ी में 4 किस्म के पौधे प्राप्त हुए। इनमें से एक शुद्ध लंबा और 2 जोड़ी संकर लंबे पौधे तथा एक शुद्ध बौना पौधा प्राप्त हुआ। इनमें से शुद्ध लंबा पौधा तथा संकर लंबा पौधा अपने को बहुत प्रदर्शित कर रहा है, बहुत आकर्षित कर रहा था, बहुत प्रभावित कर रहा था, जिन्हें प्रभावी लक्षण कहते हैं। और बौना पौधा अपने को बहुत कम प्रदर्शित कर रहा था, इन्हें अप्रभावी लक्षण कहते हैं। प्रभावी तथा अप्रभावी लक्षणों को मुख्य रूप से प्रभाविता का नियम कहते हैं। इस नियम के अनुसार एक संकर संकरण के फलस्वरूप एक जोड़ी शुद्ध लंबा पौधा, एक जोड़ी शुद्ध बौने पौधे का क्रॉस कराया तो संकर लंबे पौधे प्राप्त हुए।
उन संकर लंबे पौधों का क्रॉस कराया तो F2 पीढ़ी में 4 किस्म के पौधे प्राप्त हुए, जिनमें से एक शुद्ध लंबा तथा 2 संकर लंबे तथा 1 शुद्ध बौने पौधे प्राप्त हुए। इनमें से संकर लंबे पौधे तथा शुद्ध लंबे पौधे अपने को बहुत आकर्षित कर रहे थे, बहुत प्रभावित कर रहे थे, बहुत आकर्षक दिखाई दे रहे थे, जिन्हें हम प्रभावी लक्षण कहते हैं। तथा बौना पौधा अपने को बहुत कम प्रदर्शित कर रहा था, बहुत छिपा था, इसलिए उसे अप्रभावी लक्षण कहते हैं। प्रभावी तथा अप्रभावी लक्षणों को मेंडल का प्रभाविता का नियम कहते हैं, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। इस नियम के अनुसार मेंडल के प्रथम संस्करण में एक जोड़ी शुद्ध लंबे पौधे तथा एक जोड़ी शुद्ध बौने पौधे का क्रॉस कराया जाता है तो F1 पीढ़ी में संकर लंबे पौधे प्राप्त होते हैं। फिर संकर लंबे पौधों का क्रॉस कराते हैं तो F2 पीढ़ी में एक शुद्ध लंबे पौधे, 2 संकर लंबे पौधे तथा 1 शुद्ध बौने पौधे प्राप्त होते हैं, जिससे यह स्पष्ट हो जाता है कि इसमें अलग अलग प्रकार के पौधे के लक्षण जो है कि प्रकट होते हैं, जिन्हें हम पृथक्करण का नियम कहते हैं। यही मेंडल का पृथक्करण का नियम कहलाता है। कैपिटल टी, इसमें कैपिटल टी जो शुद्ध लंबा पौधा है, शुद्ध लंबे पौधे का क्रॉस कराते हैं शुद्ध बौने पौधे से, शुद्ध बौने पौधे से कराते हैं तो संकर लंबा पौधा प्राप्त होता है। संकर लंबा पौधा प्राप्त होता है जो F1 में प्राप्त होता है, F1 पीढ़ी में प्राप्त होता है। अब इनका क्रॉस होता है तो कैपिटल टी शुद्ध लंबा तथा कैपिटल टी संकर लंबे, स्मॉल टी कैपिटल टी संकर लंबे, कैपिटल टी स्मॉल टी शुद्ध बौने, ये F2 पीढ़ी में प्राप्त होते हैं। तो इससे यह स्पष्ट होता है कि क्रॉस कराने के फलस्वरूप अलग अलग प्रकार के जो है कि लक्षण वाले पौधे प्राप्त होते हैं, जिसमें अलगाव उत्पन्न होता है और यही नियम पृथक्करण का नियम कहलाता है। यही नियम मेंडल का पृथक्करण का नियम कहलाता है। तीसरा नियम लॉ ऑफ असॉर्टमेंट, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। इस नियम के अनुसार मेंडल के द्विसंकर संकरण में उन्होंने हरे गोल व पीले गोल पौधों का क्रॉस कराया तो पीले व गोल अशुद्ध रूप से प्राप्त हुए। पीले व गोल का जो है कि एक संकर संकरण के फलस्वरूप क्रॉस कराया तो F2 पीढ़ी में 4 किस्म के लक्षण प्राप्त हुए और उनका क्रॉस कराया तो 16 किस्म वाले लक्षण प्राप्त हुए, जिनमें से वह स्वतंत्र रूप से जो है कि वह लक्षण वाले युग्मक दिखाई देते हैं, जिन्हें हम स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम कहते हैं। इनके नियम के अनुसार द्विसंकर संकरण में अलग अलग किस्म के लक्षण वाले पौधे दिखाई देते हैं जो स्वतंत्र रूप से दिखाई पड़ते हैं, जिन्हें स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम कहते हैं। नेक्स्ट, सेक्स डिटर्मिनेशन। लिंग निर्धारण व्यक्तियों में की जाती है जो गुणसूत्र के फलस्वरूप होते हैं। मनुष्यों में लिंग निर्धारण निम्न प्रकार से होते हैं। मनुष्य में 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं, जिनमें से 23 जोड़ी गुणसूत्र अंडाणु से उत्पन्न होते हैं तथा 23 जोड़ी गुणसूत्र शुक्राणु से उत्पन्न होते हैं। 23वें जोड़ी में 22 प्लस XY तथा 22 प्लस
XX अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप शुक्राणु से 23वें जोड़ी जो गुणसूत्र होते हैं उनसे 2 प्रकार के गुणसूत्र प्रकट होते हैं, जिनमें से 22 + XY 22 + XX उत्पन्न होते हैं। जबकि अंडाणुओं से 22 + XX गुणसूत्र प्रकट होते हैं। शुक्राणुओं से अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप 22 + XY 22 + XX गुणसूत्र प्रकट होते हैं। इनमें शुक्राणु का X गुणसूत्र मादा के X गुणसूत्र से मिलता है, निषेचन के फलस्वरूप मिलता है, तो उनसे उत्पन्न जो गुणसूत्र होता है वह XX उत्पन्न होती है, जिससे प्रकट होता है कि इससे जो है कि लड़की उत्पन्न होती है। तथा जब अंडाणु का X गुणसूत्र निषेचन के फलस्वरूप शुक्राणु के Y गुणसूत्र अंडाणु का X गुणसूत्र निषेचन के फलस्वरूप शुक्राणु के Y गुणसूत्र से मिलता है, निषेचन के फलस्वरूप, तो उससे उत्पन्न गुणसूत्र प्रकट होता है, वह XY उत्पन्न होता है, जिससे लड़का उत्पन्न होता है। तो इस प्रकार मनुष्य में लिंग निर्धारण होता है, सेक्स डिटर्मिनेशन होता है। मनुष्य में 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं, जिसमें 23 जोड़ी जो गुणसूत्र होते हैं, 23 जोड़ी गुणसूत्र अंडाणुओं द्वारा उत्पन्न होते हैं और 23 जोड़ी जो गुणसूत्र होते हैं वह शुक्राणु द्वारा उत्पन्न होते हैं। इसमें शुक्राणु जनन के फलस्वरूप शुक्राणु जनन के द्वारा जो गुणसूत्र होते हैं अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा 23 + X उत्पन्न होते हैं, तथा 22 + XY उत्पन्न होते हैं, 22 + XX उत्पन्न होते हैं। और अंडाणु के जो गुणसूत्र होते हैं वह 22 + XX उत्पन्न होते हैं। यहाँ पर X यह अंडाणु का गुणसूत्र है, शुक्राणु का गुणसूत्र XY। यदि अंडाणु का X गुणसूत्र निषेचन फर्टिलाइजेशन क्या होता है? निषेचन। व्हाट इज दिस फर्टिलाइजेशन? निषेचन। नर युग्मक एवं मादा युग्मक की मिलने की जो क्रियाएं होती हैं उन्हें ही हम निषेचन कहते हैं। तो यहाँ पर अंडाणु का X गुणसूत्र यदि शुक्राणु के X गुणसूत्र से क्रिया करता है तो X गुणसूत्र उत्पन्न होते हैं, जिससे लड़की उत्पन्न होती है। यदि X गुणसूत्र Y गुणसूत्र से निषेचन के फलस्वरूप मिलता है तो XY उत्पन्न होती है, जिससे लड़का उत्पन्न होता है। तो इस प्रकार मनुष्यों में लिंग निर्धारण होता है। सेक्स डिटर्मिनेशन, लिंग निर्धारण। मनुष्य में 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। 23 जोड़ी गुणसूत्र शुक्राणु द्वारा उत्पन्न होते हैं तथा 23 जोड़ी गुणसूत्र अंडाणु द्वारा उत्पन्न होते हैं। अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप शुक्राणु जनन से 23वां जोड़ी जो गुणसूत्र होता है वह 2 अलग अलग भागों में टूट जाता है। इसमें से 22 + X गुणसूत्र तथा 22 + Y गुणसूत्र में अलग हो जाता है। तथा अंडाणु द्वारा जो गुणसूत्र उत्पन्न होता है वह 22 + X ही होता है। इनमें इसमें जो शुक्राणु का X गुणसूत्र जब मादा के
अंडाणु के यक्ष गुणसूत्र से मिलता है निषेचन के फलस्वरूप, तो उनसे जो उत्पन्न होता है वह यक्ष गुणसूत्र प्रकट होता है, जिसके फलस्वरूप लड़की उत्पन्न होती है। जब अंडाणु का यक्ष गुणसूत्र शुक्राणु के वायु गुणसूत्र के निषेचन के फलस्वरूप मिलता है, तो यक्ष वायु गुणसूत्र उत्पन्न होता है, जिसके फलस्वरूप लड़का उत्पन्न होता है। इस प्रकार शुक्राणुओं के द्वारा लिंग निर्धारण होता है। मनुष्यों में लिंग निर्धारण इसी प्रकार होता है। नेक्स्ट टॉपिक, जीवों के विलक्षण जो उनके यक्ष गुणसूत्र, वायु गुणसूत्र तथा जीवों के विलक्षण जो उनके गुणसूत्रों के द्वारा लिंग संलग्न लक्षणों के द्वारा प्रकट होते हैं या गुणसूत्रों के द्वारा दिखाई देते हैं, उन्हें हम लिंग संलग्न लक्षण कहते हैं। लिंगों के कारण जो प्रभावित लक्षण दिखाए, लिंग गुणसूत्रों के कारण जो प्रभावित लक्षण दिखाई देते हैं, उन्हें हम लिंग संलग्न लक्षण कहते हैं। यह 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले यक्ष संलग्न लक्षण, यक्ष संलग्न लक्षण, वायु संलग्न लक्षण, यक्ष वायु संलग्न लक्षण। यक्ष संलग्न लक्षण, यक्ष संलग्न लक्षण, यक्ष संलग्न लक्षण क्या होते हैं? इनके जींस यक्ष गुणसूत्र के, इनके जींस यक्ष गुणसूत्र के असमजात खंडों पर, असमजात खंडों पर पाए जाते हैं, असमजात खंडों पर पाए जाते हैं, लेकिन वायु गुणसूत्र के एलील नहीं बनते हैं। वायु गुणसूत्र के एलील नहीं बनते। इनके जीन्स यक्ष गुणसूत्र के असमजात खंड, समजात नहीं असमजात खंडों पर उपस्थित होते हैं, लेकिन वायु गुणसूत्र के एलील नहीं बनते हैं। नेक्स्ट, वायु संलग्न लक्षण, इनके जीन्स वायु गुणसूत्र के असमजात खंडों पर, वायु गुणसूत्र के असमजात खंडों पर स्थित होते हैं, लेकिन इनमें यक्ष गुणसूत्र के एलील नहीं बनते हैं। यक्ष गुणसूत्र के एलील नहीं बनते हैं, यक्ष गुणसूत्र के एलील नहीं बनते हैं। इनके जीन्स यक्ष संलग्न लक्षण जो होते हैं, इनके जीन्स यक्ष गुणसूत्र के असमजात खंडों पर पाए जाते हैं, लेकिन वायु गुणसूत्र के एलील नहीं बनते हैं। इनके जीन्स वायु संलग्न लक्षण, इनके जीन्स वायु गुणसूत्र के असमजात खंडों पर पाए जाते हैं, लेकिन यक्ष गुणसूत्र के एलील नहीं बनते हैं। एक दूसरे के जो है कि अपोजिट। तीसरा, यक्ष वायु संलग्न लक्षण, इनके जीन्स यक्ष तथा वायु गुणसूत्र के समजात, यहाँ समजात था, यहाँ यक्ष तथा वायु गुणसूत्र के समजात खंडों पर उपस्थित होते हैं, तथा यक्ष तथा वायु गुणसूत्र के एलील भी बनते हैं। यक्ष तथा वायु गुणसूत्र के एलील भी बनते हैं। एलील मतलब जोड़ा। एलील इसके पहले आपको बताया था कि जब तुलनात्मक रूपों का अध्ययन किया जाता है, जब तुलनात्मक रूपों का अध्ययन किया जाता है, तो वही प्रक्रिया एलील या एलीलोमॉर्फ कहलाती है। जैसे कैपिटल टी तथा स्मॉल टी का क्रॉसिंग कराते हैं, तो ये कैपिटल टी के जो है कि एलील हो गए, स्मॉल टी के एलील हो गए, तो यही एलील कहलाते हैं। नेक्स्ट, लिंग संलग्न रोग, सेक्स लिंक्ड डिसीज। लिंग संलग्न रोग, ऐसे रोग जो लिंग संलग्न लक्षण, लिंग संलग्न गुणसूत्र, यक्ष गुणसूत्र, वायु गुणसूत्र इत्यादि के द्वारा प्रकट होते हैं, इत्यादि के द्वारा उत्पन्न होते हैं, उन्हें ही हम लिंग संलग्न रोग या आनुवंशिक रोग कहते हैं। लिंग संलग्न रोग और आनुवंशिक रोग निम्न प्रकार के होते हैं, जैसे वर्णांधता, हीमोफीलिया, एल्केक्टोन्यूरिया इत्यादि, फिनाइलकीटोन्यूरिया इत्यादि होते हैं। लेकिन आपके सिलेबस में वर्णांधता और हीमोफीलिया के बारे में अध्ययन करना है।
तो वर्णांता और हीमोफीलिया के बारे में हम जानेंगे। वर्णांता आनुवंशिक रोग क्या होता है, हीमोफीलिया आनुवंशिक रोग क्या होता है, तो इनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम अध्ययन करेंगे वर्णांता। वर्णांता को बोलते हैं कलर ब्लाइंड इंग्लिश में, कलर ब्लाइंड। वर्णांता, कलर ब्लाइंड, वर्णांता। वर्णांता क्या होता है, व्हाट इज दिस कलर ब्लाइंड? वर्णांध व्यक्ति लाल व हरे रंग की पहचान नहीं कर पाते। वर्णांध व्यक्ति लाल व हरे रंग की पहचान नहीं कर पाते, इसलिए न उन्हें रेल का ड्राइवर, डिजाइनर, कलाकार इत्यादि ऐसे स्थानों पर नहीं रखा जाता है या नियुक्त नहीं किया जाता है जहां पर लाल व हरे रंग की पहचान की जाती है। वर्णांता का जो जीन होता है, वर्णांता का जो जीन होता है वह यक्स गुणसूत्र पर ही उपस्थित होता है। वर्णांता का जो जीन होता है वह यक्स गुणसूत्र पर ही उपस्थित होता है। यक्स गुणसूत्र पर उपस्थित होता है, वाई गुणसूत्र पर नहीं। वर्णांध व्यक्ति दो रंगों का पहचान नहीं कर पाते, लाल और हरे रंग, इसलिए जो है कि उन्हें तो रेल का ड्राइवर, डिजाइनर, कलाकार ऐसे स्थानों पर नहीं रखा जाता है जहां लाल व हरे रंग की पहचान होती है। नेक्स्ट है वर्णांता की वंशागति। वर्णांता की वंशागति, नेक्स्ट टॉपिक है वर्णांता की वंशागति। वर्णांता की वंशागति, वर्णांता की वंशागति निम्न प्रकार की होती है। चूँकि हम जानते हैं कि मेल के लिए, नर के लिए जो गुणसूत्र होते हैं वह एक्स वाई होते हैं, तथा मादा के लिए जो गुणसूत्र होते हैं वह एक्स होते हैं। लेकिन वर्णांता का जो जीन पाया जाता है वह एक्स गुणसूत्र पर ही पाया जाता है। नर में एक्स गुणसूत्र पर ही पाया जाएगा, वाई पर नहीं। वर्णांता का जो जीन होता है वह एक्स गुणसूत्र पर ही पाया जाता है, जिसे हम एक्स सी से, कलर ब्लाइंड एक्स सी से प्रदर्शित करते हैं। यहाँ पर भी सी से ही प्रदर्शित करते हैं, कलर ब्लाइंड के लिए सी से ही प्रदर्शित करते हैं, वाई पर नहीं पाया जाएगा। इनका जो जीन होगा इसी एक्स गुणसूत्र पर ही पाया जाता है। इससे यह मालूम चलता है कि यह वर्णांध है, यह वर्णांध है। इनकी वंशागति किस प्रकार होती है? यदि वर्णांध पुरुष है या सामान्य स्त्री है, या वर्णांध स्त्री है सामान्य पुरुष है, तो इनके आनुवंशिकता के फलस्वरूप या वंशागति के फलस्वरूप किस प्रकार की संतानें उत्पन्न होती हैं, जो हम इस वीडियो में देखेंगे, इस पर बताएंगे। वह इस प्रकार है। सबसे पहले यदि पहला स्टेप है, यदि पुरुष सामान्य है, नर जो है सामान्य है, एक्स वाई है, मेल, और स्त्री मादा जो है, मादा पुरुष सामान्य है, मादा जो है कि वाहक है, यक्ष होगा, वाहक एक शब्द आता है जो मादा में प्रयुक्त होता है, इसमें नहीं। यदि आधे लक्षण, वाहक किन्हें कहते हैं? कैरियर, इनको बोलते हैं इंग्लिश में कैरियर, वाहक। यदि आधे लक्षण, यदि जो है कि पूरे में से आधे लक्षण सामान्य के दिखाई देते हैं और आधे लक्षण, आधे जैसे यहाँ पर यक्स गुणसूत्र डबल है, एक है, आधे लक्षण में जो है कि वर्णांध के लक्षण दिखाई दे रहे हैं और आधे लक्षण में जो है कि सामान्य के लक्षण दिखाई देते हैं, तो उन्हें हम क्या बोलेंगे? वाहक कहते हैं, उन्हें हम वाहक कहते हैं। यदि दोनों पर दिखाई दे रहे हैं, दोनों गुणसूत्र पर, तब उन्हें हम बोलेंगे कि यह वर्णांध है, यह पूरी तरह वर्णांध है। मादाओं के लिए है या नर के लिए नहीं है। वाहक उन्हें कहेंगे यदि आधे लक्षण, यदि आधे गुणसूत्र पर जो लक्षण जो होते हैं वह
सामान्य के दिखाई देते हैं तथा आधे गुणसूत्र पर जो लक्षण होते हैं वह वर्णांध के दिखाई देते हैं, तो उन्हें हम वाहक कहते हैं, कैरियर कहते हैं। तो सबसे पहले हम जो क्रॉसिंग करा रहे थे वह वाहक का करा रहे थे। वाहक का, यदि पुरुष जो है, मेल जो है सामान्य है और मादा जो फीमेल है वह वाहक है, यक्ष सी यक्ष। तो इनकी वंशागति होने पर किस प्रकार की संतानें उत्पन्न होती हैं, तो हम इस प्रकार करा रहे हैं। यदि हम एक संकर संकरण के फलस्वरूप क्रॉस कराएं तो यक्ष का क्रॉसिंग पहले इनसे कराएंगे तो क्या प्रकट होता, यक्ष सी। फिर इस यक्ष का इस यक्ष से कराएंगे तो यक्ष। अब इस वाई का जो क्रॉसिंग कराएंगे जो अंडाणु का है, ए शुक्राणु का वाई गुणसूत्र है, ए अंडाणु का जो है कि यक्ष गुणसूत्र है, इससे कराएंगे तो जो प्रकट होगा वाई यक्ष सी होगा। तो हम वाई न लिखकर पहले क्या लिखेंगे, यक्ष सी वाई। अब इस वाई का क्रॉसिंग हम कराएंगे इस यक्ष से तो यक्ष वाई प्रकट होता है। तो यहाँ पर देख रहे हैं जो 100% में है, 100% में यह जो है कि यक्ष सी के लिए है, यहाँ पर आधे सामान्य के लक्षण है तो आधे जो है कि वर्णांध के हैं। तो ये कैरियर जो है कि होगा ना, ये वाहक होगा, वाहक। और वाहक है तो पुत्री होगी ना, यक्ष है पुत्री होगी, वाहक पुत्री जो है, वाहक पुत्री 25% 100 में। अब यहाँ पर यक्ष है, यह सामान्य पुत्री 25%। अब यक्ष सी वाई है, वर्णांता का जो जीन पाया जाता है केवल यक्ष गुणसूत्र पर ही पाया जाता है, वाई पर नहीं। तो यहाँ पर यक्ष सी है तो इन्हें वाहक नहीं कहेंगे, हम वर्णांध कहेंगे, क्योंकि यहाँ पर यक्ष एक ही है। अब यहाँ पर जो होगा वर्णांध पुत्र कितने हैं, 25%। अब यहाँ पर जो होगा यक्ष वाई है, ये सामान्य है, सामान्य पुत्र 25%। तो फर्स्ट स्टेप जो है, यदि हम एक सामान्य पुरुष का जो विवाह है एक वाहक स्त्री से करते हैं तो इनकी वंशागति होने पर 100 में 25% पुत्रियाँ, 100% में 25% पुत्रियाँ जो होती हैं वह वाहक तथा 25% पुत्रियाँ सामान्य और 25% पुत्र जो होते हैं वर्णांध उत्पन्न होते हैं और 25% जो पुत्र होते हैं वह सामान्य उत्पन्न होते हैं। यदि एक वर्णांध पुरुष का जो विवाह है एक सामान्य स्त्री से कराते हैं तो इनकी वंशागति होने पर 100% में 25% जो पुत्र होते हैं वह सामान्य होते हैं और 25% पुत्री जो है कि सामान्य होती हैं और 25% पुत्रियां जो है कि वाहक उत्पन्न होती हैं तथा 25% जो पुत्र होते हैं वह वर्णांध उत्पन्न होते हैं। नेक्स्ट जो है पहला स्टेप। दूसरा स्टेप, यदि मेल वर्णांध, पुरुष जो है वर्णांध है यक्ष सी वाई और स्त्री जो है सामान्य है, स्त्री जो है सामान्य है,
तो इनकी वंशागति होने पर किस प्रकार की संतानें उत्पन्न होती हैं, देखें जरा। अब यहाँ पर देखिए, यक्ष सी का क्रॉसिंग कराएंगे इस यक्ष से, तो यक्ष सी यक्ष, इस यक्ष सी का क्रॉसिंग कराएंगे दूसरे वाले से, तो यक्ष सी यक्ष, इस वाई का क्रॉसिंग कराएंगे इस यक्ष से एक्स वाई, इस वाई का क्रॉसिंग कराएंगे इस यक्ष से, तो एक्स वाई। तो 100% में जो दिख रहे हैं 50% एक्स वाई, 50% जो होते हैं एक्स सी एक्स, एक्स सी एक्स का मतलब वाहक है, तो 50% जो पुत्री हो गई, 50% जो पुत्री हो गई वाहक हो गए, अब 50% जो हैं पुत्र हो गए हैं, वह सामान्य उत्पन्न होते हैं। यदि दूसरा स्टेप यह है, यदि एक वर्णांध पुरुष का, एक वर्णांध पुरुष का विवाह, एक वर्णांध पुरुष का विवाह एक सामान्य स्त्री से होता है, तो इनकी वंशागति होने पर 50% पुत्रियां वाहक उत्पन्न होती हैं और 50% पुत्र जो होते हैं सामान्य उत्पन्न होते हैं। नेक्स्ट जो क्रॉसिंग है, नेक्स्ट जो है कि इसकी वंशागति किस प्रकार होती है। तीसरा स्टेप, यदि पुरुष जो है यक्ष सी वाई, ये मेल है, स्त्री फीमेल, यक्ष सी यक्ष सी, यदि पुरुष और स्त्री दोनों वर्णांध हैं, तो उनकी वंशागति होने पर किस प्रकार की संतानें उत्पन्न होती हैं, जो इस प्रकार हैं। देखिए, इस यक्ष सी का क्रॉस कराएंगे इस यक्ष सी से, तो यक्ष सी, इस यक्ष सी का क्रॉस कराएंगे दूसरे से, तो यक्ष सी, इस वाई का क्रॉस कराएंगे, तो यक्ष सी वाई, इसका क्रॉसिंग कराएंगे यक्ष सी वाई। अब देख रहे हैं यक्ष सी वर्णांध ही है, यक्ष सी वर्णांध है। यहाँ पर पुत्र और पुत्री और पुत्र दोनों ही जो है कि वर्णांध है, वर्णांध, ये पुत्री हो गई। अब यहाँ पर वर्णांध पुत्र। यदि पुरुष और स्त्री दोनों वर्णांध होते हैं, यदि पुरुष और स्त्री दोनों वर्णांध होते हैं, तो इनकी वंशागति होने पर पुत्र और पुत्रियां दोनों वर्णांध उत्पन्न होते हैं, तो इस प्रकार जो है कि वर्णांधता की वंशागति होती है, वर्णांधता की वंशागति इसी प्रकार होती है। नेक्स्ट टॉपिक है हीमोफीलिया। यह एक आनुवंशिक रोग है। हीमोफीलिया का जीन्स भी वर्णांधता की तरह यक्ष गुणसूत्र पर पाया जाता है। हीमोफीलिया में व्यक्ति का रुधिर जो है कई घंटों तक बहता रहता है, इसमें जो है कि बंद होने का नाम ही नहीं लेता है, लेकिन सामान्य चोट आने पर या घाव आने पर मनुष्य का रुधिर जो है कि धीरे धीरे जम जाता है, लेकिन इसमें जो है कि कई घंटों तक बहता रहता है। इस प्रकार यह एक आनुवंशिक रोग होता है। हीमोफीलिया की जो वंशागति होती है वह वर्णांधता की तरह होती है। तो
इसकी वंशागति को हम इस प्रकार समझते हैं। जैसे यदि मान लीजिए पहला, यदि मेल यक्स, जैसे कलर ब्लाइंड के लिए वर्णांध के लिए सी लिखते थे, तो हीमोफीलिया के लिए यच लिखेंगे, क्योंकि इसका अभिजिन्स यक्स एच वाई। पुरुष जो है कि वर्णांध है और स्त्री जो है कि सामान्य है। ये मेल जो है मेल जो है कि हीमोफीलिया है और यहाँ फीमेल जो है सामान्य है, फीमेल सामान्य है। तब इनकी वंशागति होने पर किस प्रकार की संतानें उत्पन्न होती हैं? यदि इसका क्रॉसिंग कराएंगे तो यह एक्स एच एक्स, दूसरे से कराएंगे एक्स एच एक्स, तीसरे से कराएंगे एक्स वाई, चौथे से कराएंगे एक्स वाई। यदि एक वर्णांध, एक हीमोफीलिया पुरुष का विवाह एक सामान्य स्त्री से होता है, तो इनकी वंशागति होने पर पुत्रियां जो है हीमोफीलिया की वाहक होंगी। हीमोफीलिया के वाहक होंगी तथा पुत्र सामान्य उत्पन्न होते हैं। एक्स, यदि पुरुष सामान्य हैं तथा स्त्री हीमोफीलिया की वाहक हैं, तो इनकी वंशागति होने पर किस प्रकार की संतानें उत्पन्न होती है? तो इस प्रकार हम करते हैं। जैसे यक्स का क्रॉसिंग कराएंगे, यक्स एच, दूसरे का क्रॉसिंग कराएंगे यक्स वाई का क्रॉसिंग कराएंगे यक्स एच वाई, इसका क्रॉसिंग कराएंगे वाई एक्स वाई। तो इसमें यह पुत्री हीमोफीलिया की वाहक है, हीमोफीलिया की वाहक 25%, तथा यह जो है 25% पुत्री जो है सामान्य उत्पन्न होगी, तथा यह 25% जो पुत्र हैं वह वर्णांध उत्पन्न होते हैं। और यह जो है सामान्य उत्पन्न होते हैं, 25% हीमोफीलिया सामान्य उत्पन्न होते हैं। यदि सामान्य पुरुष का विवाह एक हीमोफीलिया वाहक स्त्री से होता है, तो इनकी वंशागति होने पर 25% पुत्री हीमोफीलिया की वाहक उत्पन्न होती हैं, 25% पुत्री सामान्य उत्पन्न होती हैं, तथा 25% पुत्र हीमोफीलिया उत्पन्न होते हैं, और 25% पुत्र जो होते हैं वे सामान्य उत्पन्न होती हैं। तीसरा स्टेप, यदि मेल फीमेल, इसका क्रॉसिंग कराएंगे यक्स एच,
इसका क्रॉसिंग कराएंगे XH XH, इसका क्रॉसिंग कराएंगे XH Y, इसका क्रॉसिंग कराएंगे XH Y। तो इसमें सभी जो है वर्णांधी हीमोफीलिया ही उत्पन्न होते हैं। हीमोफीलिया, यहाँ भी हीमोफीलिया वाले उत्पन्न होते हैं। पुत्री पुत्र, पुत्र। यदि पुरुष और स्त्री दोनों हीमोफीलिया हैं तो इनकी वंशागति होने पर पुत्र और पुत्री दोनों हीमोफीलिया वाले उत्पन्न होते हैं। तो इस प्रकार जो है कि लिंग संलग्न रोगों की वंशागति इस प्रकार होती है। इसमें यह टॉपिक जो है कि आपका समाप्त हो गया और नेक्स्ट वीडियो में जो है कि हम पढ़ेंगे इवोल्यूशन, जैव विकास।